हेलो फ्रेंड्स, तो हम न्यूरो एनाटॉमी के एमसीक्यूज कर रहे थे डबल AFCPS नोट से 450 तक हमने कर लिए थे। आज 451 है। अ पेशेंट हैज़ क्रोनिक चेस्ट पेन, इरेगुलर पल्स एंड डायग्नोज्ड एज एट्रियल फिब्रिलेशन। क्रोनिक चेस्ट पेन है, उसका इरेगुलर पल्स है और एट्रियल फिब्रिलेशन उसको डायग्नोज किया गया है। ही इज़ अनएबल टू वॉक एंड फॉल सडनली एंड कांट रीच हिज फोन। अच्छा, वो जो है वॉक नहीं कर सकता और अचानक से गिर जाता है और अपने फ़ोन तक नहीं पहुंच पाता। एम्बोलाई फ्रॉम आर्ट्रियल फिब्रिलेशन लार्ज इन विच आर्टरी। अब देखें आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है। आपको पता है आर्ट्रियाज में ब्लड फ्लो की रिदम जो है डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से क्लाट बनता है। वो क्लाट फिर ऊपर की तरफ जाता है, ब्रेन की तरफ। तो वो किस आर्टरी में इलाज कर रहा है जिसकी वजह से बंदा अपने फ़ोन तक रीच नहीं कर पाता और अचानक से गिर जाता है। तो इसका आंसर है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, क्योंकि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होता है मिडल पार्ट ऑफ मोटर कार्टेक्स को मिडल पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब जो है जहाँ पर मोटर कार्टेक्स प्रेजेंट होता है उसके मिडल पार्ट को कौन एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रहा होता है। और मिडल पार्ट में हमारे पास क्या होता है, लेग एरिया के लिए नर्व्स वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। अगर वो पूछता है कि उसके आर्म्स ने या उसके अपर बॉडी ने काम छोड़ दिया या हैंड्स ने, तो वो हैंड और अपर आर्म वगैरह के लिए लेटरल पार्ट ऑफ मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और उसके लिए जो ब्लड सप्लाई कौन कर रहा होता है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। फिर मिडल सेरिब्रल आर्टरी आप करेक्ट करते हैं। फिर है बायलैटरल आर्च सेंसेशंस लॉस ड्यू टू टोटल स्पाइनल कार्ड। हेमी सेक्शन नहीं होगा, ट्रांसेक्शन। इसको आप सेक्शन लिख लें या ट्रांसेक्शन। तो तमाम स्पाइनल कार्ड जब ट्रांसेक्ट होगा, ठीक है, राइट साइड हाफ भी लेफ्ट हाफ भी, तो फिर बायलैटरल सेंसेशन तमाम सेंसेशन लॉस होंगे। हेमीप्लेस्मस अकर ड्यू टू डैमेज इन सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। सबथैलेमिक न्यूक्लिया डैमेज होगा तो हेमीप्लेस्मस होगा। मैंने बताया कि इसमें इनवॉलंटरी एबनॉर्मल रैपिड मूवमेंट्स ऑफ ट्रंक होता है हेमीप्लेस्मस में। और सब्सटेंशिया नाइग्रा डैमेज है तो पार्किंसन डिजीज़ है। ग्लोबस प्लाइडस में फिर स्लो मूवमेंट्स होते हैं हैंड्स वगैरह के एक्सट्रीमिटीज़ के। और साथ में हमारे पास कोरिया, उसमें भी हमारे पास हैंड्स और एक्सट्रीमिटीज़ के मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फास्ट मूवमेंट होते हैं। और उसमें हमारे पास क्वाड्रेट न्यूक्लियस डैमेज हो रहा था। सबथैलेमिक में हेमीप्लेस्मस है, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्किंसन खास कर रहा है, ग्लोबस प्लाइडस में एथेरोसिस है और क्वाड्रेट न्यूक्लियस में कोरिया। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इंक्लूड मसल कोऑर्डिनेशन। 3 फंक्शन थे। एक था मसल कोऑर्डिनेशन था, मूवमेंट्स थे, मूवमेंट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा था, बैलेंस में हेल्प कर रहा था और टोन में हेल्प कर रहा था। ठीक है, मसल कोऑर्डिनेशन हो गए, बैलेंस हो गया और मसल टोन हो गया। ये 3 काम थे। इंटेंशनल ट्रेमर एंड जर्की आई मूवमेंट्स अकर ड्यू टू, ये दोनों। अब इंटेंशनल ट्रेमर आपको पता है सेरिबेलर डिजीज़ में होते हैं और जर्की आई मूवमेंट्स मीन्स निस्टिग्मस, वो भी सेरिबेलम में हो सकता है। तो सेरिबेलर कोरिया में होता है या सेरिबेलर लेशन में होता है। सेक्शन ऑफ कडल पोन्स। अब कडल पोन्स का मतलब लोअर पार्ट ऑफ पोन्स जो है उसमें हॉरिजॉन्टल फाइबर्स प्रेजेंट हैं और वो फाइबर्स मोस्ट लाइकली कंसिस्ट ऑफ, वो हॉरिजॉन्टल फाइबर्स जा रहे होते हैं पोन्स से क्या, सेरिबेलम की तरफ, अपोजिट साइड के सेरिबेलम की तरफ। मतलब ये पोन है, ये पोन का राइट हिस्सा है, राइट हिस्से से जो फाइबर्स निकल रहे हैं हॉरिजॉन्टल वो जा रहे हैं किस तरफ, लेफ्ट सेरिबेलम के पास। और जो लेफ्ट पोन्स से फाइबर जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली वो जा रहे हैं राइट सेरिबेलम के पास और इनको हम पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स कह रहे थे। और मिडल सेरिब्रल और इन तमाम ये फाइबर्स को पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स कहते हैं और इस पोडंकल को मिडल सेरिबेलर पोडंकल कहते हैं। तो ये फाइबर्स हमारे पास क्या बना रहे थे, इन्हीं को हम एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स भी कह रहे थे। अच्छा, फिर सेरिबेलम कनेक्टेड टू मिड ब्रेन बाय सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल, सेरिबेलम कनेक्टेड टू मेडुला बाय इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल और सेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइबर्स इन कडल पोन्स वो है मिडल सेरिबेलर पोडंकल। तो पोन्स का जो राइट साइड होता है वो राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन लेफ्ट सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड होता है। ये एमसीक्यूज भी बार बार आता है, आपने याद रखना है। ये सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुएट फाइबर्स का पूछते हैं कि वो कौन से फाइबर्स होते हैं, पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स। कडल पोन्स में हॉरिजॉन्टल फाइबर्स वो क्या होते हैं, पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स होते हैं या मिडल सेरिबेलर पोडंकल होता है वो। यंग लेडी हैज़ एफेसिया। अच्छा, ब्रेन स्टेम के पार्ट कौन कौन से हैं, पोन्स है, मेडुला है, मिड ब्रेन है। तो इसको आप ऐसे, मेडुला है उसके ऊपर पोन्स है फिर मिड ब्रेन है, अगर सीक्वेंस देखें तो इन तीनों को ब्रेन स्टेम कहते हैं। अ यंग लेडी हैज़ एफेसिया है ड्यू टू लीजन ऑफ नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया। अब डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया में अगर डैमेज होता तो हम कहते हैं ब्रोकाज एफेसिया है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, नॉन डोमिनेंट मतलब राइट साइड पे। डोमिनेंट जो ब्रोकाज एरिया होता है या डोमिनेंट सेरिब्रम कौन सा होता है, लेफ्ट साइड वाला।
लेकिन नॉन डोमिनेंट राइट साइड वाला होता है। तो राइट साइड के सेरेब्रम के अंदर जो ब्रोकाज एरिया होता है वो अगर डैमेज होगा तो उस एफेसिया को ब्रोकाज एफेसिया या मोटर एफेसिया नहीं कहते, उसको एनेमोइक एफेसिया कहते थे। तो एनेमोइक एफेसिया हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है। ब्रोकाज एफेसिया क्या था? मोटर एफेसिया था और उसमें नॉन फ्लुएंट स्पीच था, एरिया 44, 45 और इन्फीरियर फ्रंटल गायरस डैमेज हो रहा था। वर्निकीज एफेसिया सेंसरी एफेसिया था, फ्लुएंट स्पीच इसमें होता था लेकिन समझ नहीं आती थी। वर्निकीज एरिया जब डैमेज होता है तो उस बंदे को ना वो रीड कर सकता है, ना वो राइट कर सकता है ठीक से, ना उसको हमारी बातें समझ आती हैं, ना उसकी बातें हमें समझ आती हैं। लेकिन वो बोल सकता है, तेज़ी तेज़ी से बोल रहा होता है, लेकिन इस तरह के चीज़ें अल्फाज बोल रहा होता है जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, अपने आप से बोल रहा होता है, कुछ समझ नहीं आती उसके वर्ड्स की। लेकिन ब्रोकाज एफेसिया में उसको हमारी बातें भी समझ आ रही होती हैं, वो अपनी बातें भी बता रहा होता है लेकिन सीक्वेंस के साथ नहीं बता रहा होता और ठहर ठहर के बता रहा होता है, इस वजह से नॉन फ्लुएंट होता है। और ग्लोबल एफेसिया में वर्निकीज और ब्रोकाज एफेसिया दोनों होते हैं, साथ में आर्कुएट फेसिकुलस भी डैमेज हुआ होता है। मतलब वर्निकीज, ब्रोकाज एरिया और आर्कुएट फेसिकुलस, ग्लोबल का मतलब दोनों है ना, वर्निकीज, ब्रोकाज और साथ में आर्कुएट फेसिकुलस। एनोमिक एफेसिया में भी माइल्ड फ्लुएंट एफेसिया है, फेलवर ऑफ वर्ड रिट्रीवल, इसमें भी बंदा जो है वर्ड को ठीक तरह से अदा नहीं कर पाएगा और एंगुलर गायरस इसमें डैमेज होता है, या फिर ब्रोकाज नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है। एंगुलर गायरस अगर ऑप्शन में होगा कि एनोमिक एफेसिया किस वजह से होता है, तो एंगुलर गायरस की डैमेज की वजह से। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर दिया होगा नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया, तो उसको करेक्ट करना है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ए पेशेंट हैविंग talk but making no sense of and unable to understand something damage to which area। अब ये वही बात है अभी मैंने ऊपर आपको समझाई कि जैसे वर्निकीज एफेसिया में बंदा ना पढ़ सकता है, ना लिख सकता है ठीक से, ना उसकी बातें हमें समझ आती हैं, ना वो हमारी बातें समझता है, तो ये वर्निकीज एरिया डैमेज हुआ है कि वो बातें तो कर रहा है लेकिन वो कोई सेंस नहीं बना रहे, हमें उनकी कोई समझ नहीं आ रही, तो वर्निकीज एरिया डैमेज है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब एंड राइट लोअर फेस है। अब ये भी बार बार हमने पढ़ा हुआ है कि एक साइड का अगर हमारे पास लिम्स डैमेज हो रहे हैं और साथ में लोअर फेस डैमेज हो रहा है तो इसका मतलब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में लोअर फेस डैमेज हो रहा था। अगर हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो उसमें सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ फेस नहीं बल्कि अपर पार्ट ऑफ फेस भी डैमेज होता, और उसमें फिर क्या होता, बॉडी एक साइड का डैमेज हो रहा होता और फेस जो है दूसरे साइड का, उसका अपर हाफ भी और लोअर हाफ भी, तो उसको फिर हम नाम देते लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता। अब इसमें हमारे पास डैमेज कहाँ पे है, होमोनाइमस हेमिनोप्सिया भी है पेशेंट को, तो फोर ब्रेन में डैमेज है क्योंकि फोर ब्रेन से हमारे पास फाइबर्स आ रहे होते हैं, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स भी आ रहे होते हैं जो कि लिम्स को सप्लाई करते हैं, और कार्टिकोबल्बर ट्रैक्स जो कि क्रेनियल न्यूक्लियाई को सप्लाई कर रहे हो। क्रेनियल न्यूक्लियाइज के पास वो फाइबर्स जा रहे हैं, तो क्रेनियल न्यूक्लियाई कौन से हैं, जैसे हमारे पास क्या है थर्ड क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियाई है उसके पास जा रहे हैं तो वो डैमेज हो रहा है, होमोनाइमस हेमिनोप्सिया हो रहा है। ऑप्टिक ट्रैक वाले या ऑप्टिक ट्रैक असल में यहाँ पर ऑप्टिक ट्रैक वाले फाइबर्स डैमेज हो रहे होते हैं, और साथ में उसका लोअर फेस डैमेज हो रहा है, मतलब फेशियल नर्व के पास जो अपर मोटर न्यूरॉन आ रहे थे जिसको हम कहते हैं कार्टिकोबल्बर ट्रैक्स, मतलब कार्टेक्स से क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस, क्रेनियल सेवंथ नर्व या थर्ड नर्व या फिफ्थ, तो वो डैमेज हो रहे हैं। इस वजह से हमारे पास क्या है, फोर ब्रेन में इशू है, फोर ब्रेन में होता है ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अ पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म रैपिड मूवमेंट्स आफ्टर लीजन ऑफ सेरिबेलम है, इसको कहते हैं डिसडायोडोकोकाइनेसिस। ये बार बार हमने पढ़ा है कि अल्टरनेटिंग रैपिड मूवमेंट्स अगर पेशेंट से करवाओगे, उसको बोलो एक बार हाथ ऐसे ऐसे तेज़ी से करो तो वो नहीं कर पाएगा, तो इसको कहते हैं डिसडायोडोकोकाइनेसिया। डिस का मतलब एबनॉर्मलिटी, डायाडो का मतलब अल्टरनेटिंग रैपिड मूवमेंट, सॉरी अल्टरनेटिंग, डायाडोको का मतलब अल्टरनेटिंग, डिस का मतलब एबनॉर्मल, काइनेजिया का मतलब मूवमेंट, अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स की एबनॉर्मलिटी मतलब रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स वो बंदा नहीं कर पाएगा। पेशेंट इज हैविंग एटेक्सिया विच पार्ट ऑफ सेरिबेलम इज अफेक्टेड, ये कल भी पढ़ा था। तो वर्मिस जब डैमेज होता है तो पेशेंट को एटेक्सिया होता है। एंटीरियर वर्मिस डैमेज होगा तो उसको लिम्ब एटेक्सिया होगा, गेट एटेक्सिया होगा, और अगर पोस्टीरियर वर्मिस हमारे पास डैमेज होगा तो उसमें गेट ट्रंकल एटेक्सिया होगा, जिसको ड्रंकन सेलर गेट भी कह रहे थे, और वो एपेंडेमोमा और मेडुलोब्लास्टोमा की वजह से हो रहा था। और जो गेट एटेक्सिया है या एंटीरियर वर्मिस का रीजन वो अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से हो रहा था। सारा यही बात है, यही बात इसने समझाई हुई है।
पेशेंट हैज़ रेज प्रोलैक्टिन। अब पेशेंट के प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ हो गया है, मतलब हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रोलैक्टिन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और साथ में उसको बायलैटरल टेम्पोरल विजन लॉस है, मतलब उसको बायटेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमिनोप्सिया भी हुआ है, साथ में उसका प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज़ है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है जो कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और वही ट्यूमर आगे जाके फिर ऑप्टिक चिज़्मा को भी डैमेज कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से बायटेम्पोरल विजन लॉस हो रहा है। तो लेजन कहाँ पे है? लास्ट डिफेक्ट इनटू मिडल ऑप्टिक चिज़्मा में डिफेक्ट है। या फिर यहाँ पर इन लोगों ने दिया होता कि पिट्यूटरी ट्यूमर किस एरिया को डैमेज कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो हम कहते हैं मिडल ऑप्टिक चिज़्मा या सेंट्रल ऑप्टिक चिज़्मा। क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसेशन कैरीड बाय, अच्छा मिडल क्यों कह रहे हैं ये भी मैंने आपको समझाया था। तो देखें ऑप्टिक चिज़्मा का मिडल पार्ट भी होता है, लैटरल पार्ट भी होता है। ये हमारे पास एक आई बॉल है, ये फॉर एग्जांपल लेफ़्ट आई है, ये राइट आई है। अब यहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं कहाँ से? नेज़ल एरिया से, वो यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। ये नेज़ल एरिया के फाइबर्स हो गए ना। जो लेटरल एरिया के फाइबर्स होते हैं वो यहाँ से आ रहे होते हैं, यहाँ पर गए और फिर सेम साइड पे जाते हैं। इसके भी लेटरल या टेम्पोरल फाइबर्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर जाएंगे और फिर सेम साइड पे जाएंगे। अब ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास सेंट्रल ऑप्टिक चिज़्मा है, और ये वाला एरिया ये लेटरल ऑप्टिक चिज़्मा है, ये वाला लेटरल ऑप्टिक चिज़्मा है, लेकिन ये वाला सेंट्रल ऑप्टिक चिज़्मा है। तो ये वाला एरिया अगर डैमेज होगा तो इस साइड के भी नेज़ल फाइबर, इस साइड के भी नेज़ल फाइबर डैमेज हो रहे हैं। और नेज़ल फाइबर हमेशा टेम्पोरल फील्ड, इस साइड वाले लेटरल फील्ड को कैरी कर रहे थे, और जो लेटरल फाइबर्स थे या टेम्पोरल फाइबर्स थे वो क्या नेज़ल फील्ड को कैरी कर रहे थे। तो टेम्पोरल फाइबर्स नेज़ल फील्ड को कैरी करते हैं, नेज़ल फाइबर्स टेम्पोरल फील्ड को कैरी करते हैं। तो दोनों के नेज़ल फाइबर हमारे पास डैमेज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से दोनों का टेम्पोरल फील्ड लॉस होगा, जिसको कहते हैं बायटेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमिनोप्सिया। तो मिडल ऑप्टिक चिज़्मा या सेंट्रल ऑप्टिक चिज़्मा में बायटेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमिनोप्सिया होता है, लेकिन अगर लेटरल ऑप्टिक चिज़्मा होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा? होमोनाइमस हेमिनोप्सिया होता है, लेकिन बायटेम्पोरल नहीं होता। क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसेशन कैरीड बाय पोस्टीरियर वाइट कॉलम। अब क्रिटिकल टेक्टाइल इसका दूसरा नाम है फाइन टच। टेक्टाइल का मतलब टच, फाइन टेक्टाइल सेंसेशन या क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसेशन या फाइन टच सेंसेशन, तो ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम कैरी कर रहा है। या पोस्टीरियर वाइट कॉलम का दूसरा नाम क्या है? डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, या डॉर्सल वाइट कॉलम भी कह सकते हो। और जो क्रूड टच है उसको, या लाइट टच भी इसको कहते हैं, क्रूड टच या लाइट टच, इसको एंटीरियर कॉलम या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या वेंट्रल कॉलम, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वेंट्रल कॉलम भी इसको कहते हैं, इसको एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कहते हैं, इसको वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी कहते हैं। अ पेशेंट हैविंग हाइपर रिफ्लेक्सिया ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपको पता है रिफ्लेक्सेस इंक्रीज होते हैं। द रूफ ऑफ एंटीरियर हार्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल फॉर्म्ड बाय, एंटीरियर हार्न का जो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल है वो कौन बना रहा होता है? बॉडी ऑफ कार्पस कैलोजम। लेटरल वेंट्रिकल्स का एक एंटीरियर हार्न था ना, तो वो कार्पस कैलोजम का एंटीरियर बॉडी बना रहा होता है। एरिकनॉइड एंड पायामेटर मर्ज टू फॉर्म कॉक्सिजियल लिगामेंट एट विच लेवल, तो ये S2 के लेवल पे एक कॉक्सिजियल सिगमेंट होता है, एक लिगामेंट होता है। सिगमेंट L1 के लेवल पे प्रेजेंट होता है और लिगामेंट S2 और उसके नीचे प्रेजेंट होता है कॉक्सिक के लेवल पे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया हुआ है कि कॉक्सिजियल लिगामेंट L1 के लेवल पे है और कॉक्सिजियल लिगामेंट S2 से लेकर कॉक्सिक 1 तक होता है। कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम का मतलब पोन्स है, मेडुला है और मिड ब्रेन, ये सारे डैमेज हो गए हैं। तो क्या होगा? वुड रिजल्ट इन एबव पोन्स, देखें पोन्स से अबव सारा एरिया ब्रेन स्टेम का मतलब पोन्स, कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम अबव पोन्स वुड, पोन्स से कह रहा है कि ऊपर वाला जो एरिया है, मतलब पोन्स और मेडुला ठीक है, लेकिन पोन्स से ऊपर क्या है? मिड ब्रेन है, उससे ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो फिर क्या होगा? प्रिवेंट एनी वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ ब्रेथ है। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट ये होता है कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रेन अबाउ द मिड ब्रेन, कि मिड ब्रेन से अबाउ फिर सेरिब्रम होता है। फिर सेरिब्रम के अंदर क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ से फाइबर्स आ रहे होते हैं जो कि वॉलंटरी मसल्स को, स्केलेटल मसल्स फॉर रिस्पायरेशन जो होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मिड ब्रेन से ऊपर वाला एरिया मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स अगर डैमेज होगा तो बंदा वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ ब्रेथ उससे नहीं होगा, क्योंकि वॉलंटरी कंट्रोल जो मसल्स हैं उनके फाइबर्स डैमेज हो चुके हैं, तो इस वजह से बंदा वॉलंटरी अपने ब्रेथ को कंट्रोल नहीं कर सकेगा।
एक्सप्लेनेशन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग को। इफ़ लीजन अबव पोन्स है, इसका मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, असल में यहाँ पर मिड ब्रेन होना चाहिए था ना, क्योंकि पोन्स से ऊपर मिड ब्रेन भी है, तो मिड ब्रेन से अबव फिर सेरिब्रम आता है ना, वहाँ पर सेरिब्रम में फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या है, विच इज़ अबव पोन्स है इज़ रेसेक्टेड, वो क्या हो गया, रिसेक्ट हो गया, कट हो गया है, जिसकी वजह से वो जो वॉलंटरी मसल के पास फाइबर्स आ रहे थे वो डैमेज होगा, इस वजह से वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। साइट ऑफ लंबर पंक्चर कौन सा है, L4 L5, बार बार पड़ा हुआ है। द आर्टरी ऑफ आर्डम कीविक्स, तो ये एक्सटेंड T9 टू T11 के लेवल पे हमारे पास जो आर्टरी होता है, मतलब T9 और T11 जो नर्व्स हैं वो जिन मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं, उन मसल्स को ब्लड सप्लाई कौन कर रहा होता है, आर्टरी ऑफ आर्डम कीविक्स, मतलब उस लेवल पे कौन सा आर्टरी प्रेजेंट होता है, वो यही है। मेमोरी सेंटर इज लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब में होता है। सर्कल ऑफ फिल्डस फाउंड बाय इंटरनल कैरोटिड एंड बेजिलर, अगर बेजिलर की बजाय यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड और बेजिलर आर्टरी है तो ठीक है, ये सही है। फिर है एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस किसको कहते हैं, कहाँ तक होता है एपिड्यूरल स्पेस का पूछ रहा है कि ये फोरामिन मैग्नम से S2 तक फैला हुआ होता है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड एट सेमी कॉन्शियस कंडीशन, एक पेशेंट है वो सेमी कॉन्शियस कंडीशन में है विद सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ये भी मैंने पहले एक टॉपिक में आपको समझाया था, आप पिछले तमाम लेक्चर्स मेरे सुने फिर सब समझ आएंगे। तो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम में ब्रेन के पास ब्लड थोड़ा जाता है, ब्लड जो है डाइवर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल आर्टरीज की तरफ नहीं जाता, बल्कि सबक्लेवियन में क्योंकि स्टेनोसिस है ना, जिसकी वजह से सिंकपी होती है, उसको कहते हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, क्योंकि सब क्लीवियन से निकल रहा होता है। ये सब क्लीवियन आर्टरी है और इसी आर्टरी में यहाँ पर समझे स्टीनोसिस है, ये ब्लड नैरो है आर्टरी, और इसी स्टीनोसिस के आगे वर्टिब्रल आर्टरीज हैं। तो जब हमारे पास यहाँ से ब्लड आगे नहीं जाएगा, ठीक है, सब क्लीवियन उस तरफ भी जा रहा है, अपर आर्म को सप्लाई कर रहा होता है, तो यहाँ से ब्लड नहीं जा रहा अगर आगे, क्योंकि नैरो है, तो उसकी वजह से वर्टिब्रल आर्टरी में जो ब्लड जा रहा था वो भी नहीं जाएगा, उसमें अगर कुछ है भी वो भी इस तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन के पास ब्लड कम जाएगा और क्या होगा, ब्रेन की स्कीमिया होगी और सिनकपी होगी, बंदा बेहोश होगा, इसको कहते हैं सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। तो वो कह रहा है कि ये सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम मतलब ये जो सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, सिनकपी जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वर्टिब्रल आर्टरी की वजह से, वर्टिब्रल आर्टरी में ब्लड नहीं जा रहा, सबक्लेवियन आर्टरी के स्टेनोसिस की वजह से वर्टिब्रल आर्टरी में कम ब्लड जा रहा है, जिसकी वजह से सिनकपी होता है, और सिनकपी को उन सिम्टम्स को सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम कहते हैं। अ फीमेल विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्टील, क्यों कह रहे चोरी करना, कि सबक्लेवियन ब्लड को चोरी कर रहा है, मतलब वर्टिब्रल आर्टरी की तरफ नहीं छोड़ रहा, नैरो है ना, क्योंकि A female with signs and symptoms of hyperprolactinoma was diagnosed with pituitary adenoma. The growth of this tumor anteriorly will compress. ये भी बार बार हमने पढ़ा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होता है, कैवर्नस साइनस इसके लेटरली प्रेजेंट होता है। अगर वो पूछें कि लेटरली पिट्यूटरी ट्यूमर अगर ग्रो करेगा तो किसको डैमेज करेगा, कैवर्नस साइनस को, अगर वो इन्फीरियरली ग्रो करेगा स्फिनाइड एयर साइनस को, और अगर सुपीरियरली तो ऑप्टिक चिज्मा डैमेज होगा या बायटेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमिनोप्सिया होगा, और अगर एंटीरियरली वो मूव करेगा तो क्या है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा। टू वर्टिब्रल आर्टरीज जॉइन टू फार्म बेजिलर आर्टरी है, और इसको कह रहे थे कन्वर्जेंट, कल भी हमने पढ़ा था कि ये आके कन्वर्ज हो रहे हैं, कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे मिल जाना, तो दो वर्टिब्रल आर्टरी एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं, वर्टिब्रल बेजिलर आर्टरी। लेटरल वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, सेप्टम पेलिसिटम, रिपीटेड है। आफ्टर आरटीए पेशेंट प्रेजेंट विद लॉस ऑफ लाइट टच है, लाइट टच का मतलब क्रूड टच है, ठीक है, और फाइन टच और क्रिटिकल टच का इससे मतलब होता है। तो लाइट टच और प्रेशर लेफ्ट साइड के ऊपर लॉस हुआ है, तो अदर सेंसरी या मोटर लॉस नहीं है। सर्जन ऑर्डर्स MRI बिकॉज ही सस्पेक्टिंग। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि दो ट्रैक्स हैं जिनके फाइबर्स अपोजिट साइड पे जाते हैं, दो ट्रैक्स सेंसरी पाथवेज के। एक हमारे पास है ये हमारे पास डार्सल हार्न है, ये एंटीरियर हार्न है, यहाँ से ये सेंसरी रूट है, ये हमारे पास एक तो ये जा रहे होते हैं सेम साइड पे, ये डार्सल कॉलम हो गया। फिर एक है हमारे पास है, इसको पोस्टीरियर कॉलम या डार्सल कॉलम कहते हैं। एक इनका है हमारे पास ये सेल बॉडी है, यहाँ पर ये सेल बॉडी किस में होता है, गैंग्लियन होता है, जिसको कह रहे हैं डार्सल रूट गैंग्लियन से। इसी रूट गैंग्लियन में बाकी फाइबर्स के भी सेल बॉडीज होते हैं। ये नर्व आ रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है, यहाँ पे दूसरा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, इसका सेल बॉडी प्रेजेंट है, और ये जा रहा है अपोजिट साइड पे, ये सेकेंड ऑर्डर, और यहाँ लैटरली मूव कर रहा है, इसको फिर कह रहे हैं लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इनका भी सेल बॉडी होगा, वो भी इसी गैंग्लियन में होगा। फिर यहीं से फाइबर्स आ रहे होते हैं
वो यहाँ पर आके एंड होगा, यहाँ पर उसका सेल बॉडी होगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का। इस एरिया को नाम दे रहे हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। तो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, और साथ में ये वाला जो है ये हमारे पास समझे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ये भी यहीं पे एंटर होगा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में, इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इसका यहाँ से जाएगा एंटीरियर जाएगा, लेकिन सेम साइड के एंटीरियर नहीं, अपोजिट साइड के एंटीरियर जाके अपवर्ड मूव करेगा। तो ये है, इसको कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक या वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, या फिर इसको वेंट्रल कॉलम भी कह सकते हैं, या इसको एंटीरियर कॉलम भी कहते हैं। तो ये सारे नाम सेम चीज़ के हैं। और ये दोनों के हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में प्रेजेंट है, चाहे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक हो चाहे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, दोनों के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे हैं ये याद रखना है आपने, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं ना। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का सेल बॉडी कहाँ पे सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा में है, और दोनों का सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एट द पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अपोजिट साइड पे क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, और अपोजिट साइड पे वो मूव करता है। अब ये जो है राइट साइड से आ रहा है, लेकिन लेटरल लेफ्ट के लेटरल में ये मूव कर रहा है। राइट से फाइबर आए और लेफ्ट की तरफ लेटरल, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लेफ्ट के साइड में ना, लेफ्ट बॉडी के साइड में या लेफ्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ये मूव कर रहा है। तो इसको हम नाम देंगे लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, हालांकि राइट से आ रहा है। तो ये लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो हमारे पास कैरी कर रहा है सेंसेशन को कहाँ से, राइट साइड ऑफ द बॉडी से, राइट साइड ऑफ द बॉडी से। सेम इसी तरह एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो राइट साइड से जा रहा है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो गया तो अपोजिट साइड में, क्योंकि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इनका अपोजिट साइड में जाएगा, तो इसको कहेंगे लेफ्ट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो राइट साइड ऑफ द बॉडी के हमारे पास जो सेंसेशन होंगे, अब एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या था, क्रूड टच को कैरी कर रहा था, और प्रेशर को और इचिंग को। तो राइट साइड ऑफ द बॉडी से जो क्रूड टच है, प्रेशर है या इचिंग है, वो उनको कौन कैरी कर रहा है, लेफ्ट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और राइट साइड के जो पेन और टेम्परेचर है, पेन और टेम्परेचर को कौन कैरी कर रहा है, लेफ्ट साइड का लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो राइट साइड ऑफ बॉडी में अगर पेन या टेम्परेचर, पेन ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमने सर्जरी करना हुआ तो लेफ्ट साइड के लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को कट करेंगे। मतलब आ तो राइट साइड से रहा है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन राइट साइड पे है, लेकिन इसका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो लेफ्ट पे है, इस वजह से इसको लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कहते हैं। और हम कहते हैं ये राइट साइड ऑफ द बॉडी के पेन और टेम्परेचर को कैरी कर रहा है। एंटीरियर के लिए भी हम यही कहेंगे कि राइट साइड से जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आ रहा है, लेकिन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो इसको कहेंगे लेफ्ट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और ये राइट साइड के बॉडी के क्रूड टच प्रेशर और इचिंग को कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर यही बात वो पूछ रहा है कि एक पेशेंट है, उसके लेफ्ट साइड पे प्रेशर और लाइट टच क्या है, लॉस हो गया है। तो जब लॉस हो गया है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे लॉस हुआ है, इसका मतलब उसके राइट साइड में मसला है, राइट साइड ऑफ द बॉडी में हमारे पास। तो राइट साइडेड वेंट्रोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक हमारे पास क्या है, वो उसमें प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया ये इसके अपोजिट बता रहे हैं ना, कि उसके लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का। अब ये हमारे पास क्या है, डार्सल रूट है, ये हमारे पास वेंट्रल रूट है। अब लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से ये आ रहा है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, और ये राइट साइड ऑफ द बॉडी में, राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में मूव कर रहा है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी का क्या, पेन लॉस हुआ है, प्रेशर लॉस हुआ है, और क्रूड टच लॉस हुआ है। तो अब उसके लिए सर्जरी हम क्या करेंगे, राइट साइड का ना, राइट एंटीरियर, ये राइट साइड पे आ गया ना, ये मिड है, मिड के राइट पे आ गया ये फाइबर्स। तो राइट एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की हम लोग करेक्शन करेंगे। इसका आंसर क्या है, राइट साइडेड वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में हम लोग मसला है। फिर हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ निस्टिग्मस इज वर्टिकल व्हेन अ सब्जेक्ट इज रोटेटेड। अगर एक पेशेंट को हम लोग रोटेट कर दें तो उसका हमारे पास निस्टिग्मस वर्टिकल हो जाता है विद द हेड। कब निस्टिग्मस वर्टिकल होगा, अगर उसका हेड हम लोग टिप करें एक साइड पे है ना, अपने कंधे पे इस तरह से साइड पे अगर मूव करेगा तो वो निस्टिग्मस वर्टिकल हो जाएगा। अगर हेड को वो सीधा करेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन अगर वो हेड को टिप करेगा और साथ में फ्लेक्स भी करेगा तो फिर क्या होगा, रोटेटरी निस्टिग्मस होगा। हेड इज टिप्ड साइडवेज ऑन लीनिंग ऑन शोल्डर तो वर्टिकल निस्टिग्मस है। अपराइट हेड सीधा है, स्ट्रेट है तो हॉरिजॉन्टल निस्टिग्मस है, लेकिन हेड टिप्ड साथ में फ्लेक्स फॉरवर्ड है तो रोटेटरी निस्टिग्मस होगा। ब्लड सप्लाई टू इंटरनल कैप्सूल एंड बेसल गैंग्लिया,
ये भी सी है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो हमारे पास जो सेरिब्रम होता है उसके मोस्ट पार्ट्स को मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रहा होता है, थोड़े बहुत पार्ट्स को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करता है। मोस्ट अबंडेंट सेल्स ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस में। अब सीएनएस का ग्रे मैटर जो होता है मतलब जिसमें सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है या फिर बेसल गैंग्लिया हो गया या फिर न्यूक्लियाई जो है क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ये सारे ग्रे मैटर हैं। तो उनमें मोस्ट अबंडेंट सेल्स कौन से होते हैं? वो हैं प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। अब यहाँ पर सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ये सारा आपने याद रखना है थोड़ा सा और इनको गौर से आपने पढ़ना होगा, ठीक है। वहाँ पे स्टेम को थोड़ा सा, हमारे पास स्टेम में कुछ और होगा, आप कुछ और समझेंगे ना, 2 बार आपने पढ़ना है फिर आपने सॉल्व करना है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट क्यों कहते हैं? स्टार, एस्ट्रो मीन्स स्टार, साइट मीन्स सेल्स, स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं ना। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके डेंड्राइट्स फ्यू होते हैं। ओलिगो मीन्स फ्यू, डेंड्रो मीन्स डेंड्राइट्स, फ्यू डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स दोनों क्या हैं? ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग एंड न्यूट्रिशन गिविंग सेल्स है। तो जो हमारे पास नरिशिंग सेल्स होते हैं या सपोर्टिव सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उनको कहते हैं ग्लायल सेल्स। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट और एस्ट्रोसाइट्स ये दोनों सीएनएस में होते हैं और ये दोनों ग्लायल सेल्स हैं, और ये माइलिन शीथ भी बना रहा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, आपको पता है। तो मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल्स जो होते हैं ओवरऑल वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ओवरऑल अगर कोई पूछे तो वो एस्ट्रोसाइट्स हैं, लेकिन मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल्स इन वाइट मैटर अगर वाइट मैटर और ग्रे मैटर का जिक्र ना हो, ओवरऑल पूछें तो एस्ट्रोसाइट मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन अगर वाइट मैटर पूछें कि वाइट मैटर में मोस्ट अबंडेंट ग्लायल सेल कौन सा है, तो वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्यों? अभी मैंने बताया कि ये ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या कर रहा होता है? नर्व के इर्द गिर्द शीथ बना रहा होता है, माइलिन शीथ, और इसी माइलिन शीथ की वजह से वो नर्व क्या होता है? वाइट दिखाई देता है, क्योंकि इस माइलिन शीथ में ज़्यादातर लिपिड होता है, फैट होता है, जो कि वाइट या येलो होता है। तो वाइट मैटर में अगर वो पूछे मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल कौन सा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। लेकिन अगर वो पूछे मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट्स, वाइट मैटर के अंदर सबसे ज़्यादा एस्ट्रोसाइट कौन सा होता है, तो वो है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। या फिर पूछे मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट्स वाइट मैटर में नहीं बल्कि ग्रे मैटर में कौन सा होता है, तो वो है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। लेकिन अगर वो वाइट और ग्रे मैटर की बात नहीं करे और मोस्ट अबंडेंट ग्लायल सेल की बात करे, तो वो हमारे पास होता है ओलिगोडेंड्रोस, वो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल ओवरऑल, ठीक है, वाइट और ग्रे का जिक्र ना हो तो वो एस्ट्रोसाइट्स है। लेकिन अगर वो वाइट मैटर का जिक्र करें और वाइट मैटर में मोस्ट अबंडेंट ग्लायल सेल्स जो होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, लेकिन वाइट मैटर में अगर वो पूछे एस्ट्रोसाइट कौन सा सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है, एस्ट्रोसाइट के भी मजीद टाइप्स है ना, तो वाइट मैटर में फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स है और ग्रे में प्रोटोप्लाज्मिक है। ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सप्लाई कर रहा होता है। ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस सबको सप्लाई करता है। फिर आगे है पेशेंट केम इन ER आफ्टर RTA है टू स्पाइनल कार्ड विच वन ऑफ दिस इज सीन है? स्पास्टिक पैरालिसिस। जाहिर है स्पाइनल कार्ड का अगर हमारे पास क्या वो होता है, डैमेज होता है, तो उसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो मतलब बिलो द लीजन जितने भी हमारे पास वो होते हैं मसल्स होते हैं वो सारे, उन सब में स्पास्टिक पैरालिसिस होता है। लेकिन एट द लेवल ऑफ लीजन हमारे पास सिर्फ एक नर्व होगा जो कि हमारे पास क्या है, जिस मसल को सप्लाई कर रहा होगा उस मसल में फ्लैसिड पैरालिसिस सिर्फ होगी। तो ज़्यादा मसल्स में, ज़्यादा पार्ट में बॉडी में क्या होगा? स्पास्टिक पैरालिसिस हो गई। ये कल मैंने समझाया था आपको किस तरह से हमारे पास होता है। लोअर क्वाड्रेंटिनोपिया, ये भी आपको समझाया था, लोअर क्वाड्रेंटिनोपिया क्वाड्रेंटिनोपिया भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अपर पार्ट ऑफ रेटिना से की जो विजन को कैरी कर रहे होते हैं, ये लोअर पार्ट ऑफ रेटिना है। तो अपर पार्ट ऑफ रेटिना से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो क्या करते हैं? लोअर विजुअल फील्ड को कैरी करते हैं, और लोअर पार्ट ऑफ रेटिना अपर विजुअल फील्ड को कैरी करता है। तो अपर पार्ट ऑफ रेटिना के फाइबर्स अगर डैमेज होंगे तो लोअर फील्ड डैमेज होगा, उसको कहते हैं इन्फीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया, क्योंकि एक क्वाड्रेंट, लोअर फील्ड का भी सिर्फ एक क्वाड्रेंट। और अगर लोअर रेटिना, ये लोअर रेटिना से जो फाइबर्स आ रहे हैं ये डैमेज अगर होंगे तो अपर विजुअल फील्ड हमारे पास उसका एक क्वाड्रेंट डैमेज होगा। और ये मैंने आपको डिटेल से समझाए थे पहले टॉपिक में, 1-2 टॉपिक पहले। तो अपर हमारे पास जो सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया होता है उसके लिए जो लोअर रेटिना से फाइबर्स जा रहे होते हैं वो जाएंगे टेम्पोरल लोब से, पास हो रहे होते हैं, इस वजह से उस इन फाइबर्स को मायर लूप्स कह रहे होते हैं। तो ये अगर डैमेज होंगे तो क्या होगा? कंट्रालैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया होगा। लेकिन पैराइटल लोब में जो फाइबर्स जा रहे होते हैं वो अपर रेटिना से फाइबर्स को ले जा रहे होते हैं, इस वजह से कंट्रालैटरल इन्फीरियर क्वाड्रेंटिनोपिया होता है। ये देखें इन्होंने लिखा भी हुआ है कि अपर रेटिना से
डिमिनिश्ड जा जर्क ड्यू टू लीजन ऑफ। अब डिमिनिश्ड जा जर्क है मतलब जा जर्क डिक्रीज है, तो जा जर्क हमारे पास जा के मसल्स को या मसल ऑफ इंस्टिकेशन को कौन सप्लाई कर रहा था, मेसेनसेफलिक न्यूक्लियस मिड ऑफ फिफ्थ नर्व का जो मेसेनसेफलिक न्यूक्लियस था वो सप्लाई कर रहा था। अच्छा, उसके बाद है बुआई फेल फ्राम फ्लाइट स्टेयर्स हैं, गार्ड स्कल फ्रैक्चर है। अच्छा, उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया, गिर गया और वेंट अनकॉन्शियस। ब्लड वाज इन द नेप ऑफ नेक। नेप ऑफ नेक का मतलब नेक का जो बैक साइड है वहाँ पर ब्लड दिखाई दिया है। तो बैक ऑफ साइड के ऊपर कौन सा हमारे पास क्रेनियल फोसा होगा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। वो अगर डैमेज होगा तो वहाँ पर ब्लीडिंग होगी। तो इसका आंसर है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा डैमेज हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर होगा तो नोज से ब्लीड होगी या फिर ब्लीड अंडर द आइज़, आइज़ के नीचे हमारे पास होगी, जिसको हम कहते हैं रैकन आइज़ या पांडास है। आइज़ का जो लोअर पार्ट है वहाँ पर ब्रूज होगी, ब्लीड होगी। मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होगा तो एयर से हमारे पास ब्लीडिंग होगी या फिर ब्रूज होगा ओवर द एयर। एयर जो है, एयर की आप बैक साइड कोमेस्टाइड वाला एरिया जो है वहाँ पर आपको ब्रूज दिखाई देगा और या फिर एयर से ब्लीडिंग हो रही होगी तो आप सस्पेक्ट करेंगे मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हुआ है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर में क्या होता है, ब्लीड इन द नेक ऑफ द नेक है। अ पेशेंट हैज़ राइट साइडेड हेमिप्लेजिया, लेफ्ट साइडेड डिवीजन ऑफ एंगल ऑफ माउथ एंड ड्रिबलिंग है। तो मतलब उसका राइट साइड ऑफ द बॉडी हमारे पास पैरालाइज हो गया है और राइट साइड ऑफ द राइट लोअर हाफ ऑफ द फेस डैमेज हुआ है, क्योंकि राइट लोअर हाफ ऑफ द फेस अगर डैमेज होगा तो उसका एंगल ऑफ माउथ क्या है, लेफ्ट साइड पे डिविएट करता है, अपोजिट साइड पे। तो ये हमारे पास होता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। मैंने बार बार आपको बताया कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में अपर हाफ ऑफ द फेस ठीक होता है, सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द फेस हमारे पास डैमेज होता है। तो इस वजह से लोअर हाफ ऑफ द फेस यहाँ पर डैमेज है ना, इस वजह से एंगल ऑफ माउथ डिविएट हो रहा है अपोजिट साइड पे। तो ये हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में यहाँ पर ऑप्शन में इन्होंने दिया होता कि क्या है, हाइपर रिफ्लेक्सिया दे रहे होते, या फिर अभी ऑप्शन में इन्होंने दिया है क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी। अब क्लेस्प नाइफ रिजिडिटी मैंने आपको पहले भी एक टॉपिक में समझाया था। इसमें क्या होता है, जैसे आप चाकू उठा लें, चाकू को जब आप खोलते हैं, नाइफ जो होता है छोटा सा ना, वो जो बंद होता है, तो उसको जब आप वापस बंद कर रहे होंगे, जब बंद कर रहे होंगे तो पहले आपको ज़ोर लगाना होता है, वो लगाना होता है आखिर में जब वो बंद होने वाला होता है तो वो फुल तेज़ी से ईजिली बगैर किसी रेजिस्टेंस के खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह होता है। यहाँ पर जब हम मसल्स को फॉर एग्जांपल फोर आर्म को जब फ्लेक्स कर रहे होते हैं तो मैं पेशेंट का फोर आर्म को फ्लेक्स कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस है, उसके हमारे पास रिजिडिटी है। लेकिन जैसे जैसे मैं 70 या 80 के एंगल तक ले जाता हूँ उसके बाद क्या है, उसका जो है फोर आर्म है वो बहुत ईजिली बहुत तेज़ी से फ्लेक्स हो जाएगा, जैसे क्लेस्प नाइफ होता है ना, उसी तरह की इसमें रिजिडिटी होती है। तो ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। सब ड्यूरल हिमाटोमा इन्वॉल्व करता है विच ऑफ दिस को, सुपीरियर सेरिब्रल वेन के, ये आप ये याद रखना है, सबसे एस से सब, एस से सुपीरियर सेरिब्रल वेन। अब सब ड्यूरल, सब मतलब बिलो, ड्यूरल मीन्स एपीड्यूरल, ड्यूरामीटर के नीचे। तो ड्यूरामीटर के नीचे हमारे पास अगर ब्लड एक्युमुलेट हो रहा है, सब ड्यूरल हिमाटोमा उसे कहते हैं, उसमें कौन से वेन डैमेज हो रहे हैं, सुपीरियर सेरिब्रल वेन। लेकिन अगर ड्यूरामीटर और पेरियोस्टियम के दरमियान हमारे पास जो हो रहा था ब्लड एक्युमुलेट, उसको हम कह रहे थे एपीड्यूरल हिमाटोमा, या फिर उसको हम कह रहे थे एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, जिसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी डैमेज हो रहा था। और अगर अब ड्यूरामीटर के नीचे फिर क्या है, कौन सा लेयर आ जाता है, वो है अरेक्नाइड मैटर। अब अरेक्नाइड मैटर के नीचे फिर जो स्पेस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, सब अरेक्नाइड स्पेस। उसमें अगर ब्लड एक्युमुलेट होता है तो कौन से आर्टरीज, बैरी एन्यूरिज्म होता है आर्टरीज में, कहाँ पे, सर्कल ऑफ विलियर्स में। तो ज़्यादातर उनके रप्चर से फिर सब अरेक्नाइड हेमरेज होता है, तो ये आपने याद रखने हैं। फिर है अब वाई आफ्टर इंजरी टू हेड है प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ डिक्रीज एपेटाइट एंड लीजन ऑन विच न्यूक्लियस ऑफ एपिथेलियम, मतलब उसका एपेटाइट डिक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब उसका जो हंगर सेंटर है वो डैमेज हुआ है। और हंगर सेंटर कहाँ पे होता है, फीडिंग सेंटर कहाँ पे होता है, लेटरल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में। तो लेटरल न्यूक्लियस जो होता है वो फीडिंग सेंटर है या हंगर सेंटर है, और वो जब डैमेज होगा तो बंदा थोड़ा फीड करेगा, उसका एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगा और बंदा लीन हो जाएगा। और जो मीडियल हाइपोथैलेमस होता है या मीडियल न्यूक्लियस होता है उसमें स्टैटी सेंटर होता है, वो अगर डैमेज होगा तो बंदा ज़्यादा खाएगा, ओवर ईटिंग करेगा डैमेज से और मैसिव हो जाएगा। मीडियल सरफेस ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल लोब जो होता है, अब ये फ्रंटल लोब है फॉर एग्जांपल, प्री सेंट्रल गायरस है, ये सेंट्रल sulcus है, और ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, पैराइटल लोब है। ये मैंने बनाया फॉर एग्जांपल राइट साइड के, तो राइट साइड के ये इनका हमारे पास मीडियल पार्ट है। तो मीडियल पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब है चाहे पैराइटल लोब है, उनको कौन सप्लाई कर रहा है, AC है। बाकी जो लेटरल पार्ट है सारा उसको कौन सप्लाई कर रहा है, MC है। तो ये आपने याद रखना है।
सडन राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल कैप्सूल एंड बेसल गैंग्लिया। अब जो इंटरनल कैप्सूल और बेसल गैंग्लिया हैं उनसे भी ब्लीडिंग हो रही है, और उनको आपको पता है ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर इन्होंने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को, सब थैलेमस को, थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को सप्लाई कर रहा था। लेकिन इंटरनल कैप्सूल और बेसल गैंग्लिया को कौन सप्लाई कर रहा है, एमसीए, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी लेटरल पार्ट ऑफ मोटर कॉर्टेक्स एंड सेंसरी कॉर्टेक्स, या फिर कहें लेटरल पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब। इसके अलावा बेसल गैंग्लिया और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर आंसर है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक, ट्रू इज ऑल ऑप्टिक ट्रैक एंड इन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये आपको पता है, मैंने आपको बार बार समझाया है कि राइट आई से आ रहे हैं फाइबर्स, लेफ्ट आई से आ रहे हैं, ऑप्टिक क्याज्मा पे क्रॉस कर रहे हैं, फिर आगे ऑप्टिक ट्रैक बन रहे हैं। ये ऑप्टिक ट्रैक और ये ऑप्टिक ट्रैक है। ये एक फाइबर नहीं होता, कई हज़ारों में या सैकड़ों में होते हैं। ये जाके एंड होंगे कहाँ पे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। वहाँ से जो फाइबर्स आगे निकलेंगे उनको कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। वो फिर वहाँ से जाएंगे विजुअल कॉर्टेक्स के पास, एरिया 17, 18, 19 वहाँ पे होता है विजुअल कॉर्टेक्स या ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के पास। अच्छा, फिर आगे है डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग आफ्टर स्ट्रोक इज़। अब स्ट्रोक हुआ है उसके बाद स्वालोइंग में उसको डिफ़िकल्टी है। तो स्वालोइंग में 9th और 10th नर्व डैमेज होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो न्यूक्लियस होता है वहाँ से 9th और 10th के फाइबर्स निकल रहे होते हैं स्वालोइंग में, जो कि हेल्प करते हैं। तो ये वाला डैमेज हुआ है। स्टेरियोकोनोसिस इज कॉज्ड बाय द लीजन ऑफ विच एरिया ऑफ द ब्रेन। ये मैंने आपको बताया था, पैराइटल लोब है, या फिर पैराइटल लोब अगर नहीं दिया हुआ तो वहाँ पर दिया होगा सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया या सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी एरिया। वो भी अगर नहीं दिए हैं फिर दिया होगा पैराइटो ऑक्सीपिटल लोब। अब यहाँ पर पैराइटो ऑक्सीपिटल लोब भी नहीं है, पैराइटल लोब भी नहीं है। अगर वो भी नहीं होगा फिर डार्सल कॉलम होगा। तो ये सब आपने याद रखना है। तो इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो वो पैराइटो अक्सर जो एमसीक्यूज हैं उनमें दिया होता है पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब है ना। तो अब यहाँ पर पैराइटो और टेम्पोरल वाला एरिया इनसे भूल गया है, सिर्फ ऑक्सीपिटल दिया हुआ, तो इसी को इसी ने करेक्ट किया है। तो प्रोसोपिग्नोसिया जिसमें हमारे पास बंदा जो है फेस को रिकग्नाइज नहीं कर पाता, तो उसको वो टेम्पोरल लोब में लीजन होता है। और स्टेगनोसिस में लीजन कहाँ पे, पैराइटल लोब में या पैराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब में। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीपिटल लोब करेक्ट करना है, क्योंकि ये वैसे ये मतलब वो गलत है ना, ऑप्शन गलत है। पूरा ऑप्शन है पैराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल लोब है, एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा, फिर है कि साइनस की इन्फेक्शन बिकॉज क्या है, पार्सी ऑफ लेटरल रेक्टस है। अच्छा, क्या साइनस का इन्फेक्शन हो गया और इसकी वजह से लेटरल रेक्टस हमारे पास पैरालाइज हो गया है। लेटरल रेक्टस क्या करता था, आई बाल की एबडक्शन करवाता था, लेटरली मूव करवाता था, और उसको कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा था, इनर्वेट कर रहा था, एब्ड्यूसेंट नर्व। तो कौन सा नर्व, वही पूछ रहे हैं कि कौन सा नर्व डैमेज हुआ है, एब्ड्यूसेंट नर्व, क्योंकि ये भी क्वेनस साइनस में प्रेजेंट होते थे। क्वेनस साइनस का इन्फेक्शन होगा, एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज होगा, जिसकी वजह से लेटरल रेक्टस क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा और एबडक्शन ऑफ आई नहीं होगी। अ पेशेंट हैविंग ट्रेमर्स व्हाइल स्टार्टिंग सम मूवमेंट्स है एंड डिसकोऑर्डिनेशन, ही इज हैविंग लीजन इन सेरिबेलम। तो कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन में सेरिबेलम का रोल था ना। और ट्रेमर्स भी इंटेंशनल ट्रेमर है ना, जब भी वो कोई काम शुरू कर रहा है फिर ट्रेमर उसको स्टार्ट हो रहे हैं ना। पेशेंट हैविंग ट्रेमर्स व्हाइल स्टार्टिंग सम मूवमेंट्स है ना, तो इसको कहते हैं हमारे पास इंटेंशनल ट्रेमर, ये सेरिबेलम में होते हैं। इंजरी टू क्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड एंड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर डैमेजेस विच नर्व है। यहाँ पर इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में ज़ैगोमेटिक नर्व था, कल भी हमने पढ़ा था। और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में हमारे पास क्या है, थर्ड ऑक्लोमोटर नर्व वगैरह या ऑप्थेल्मिक नर्व भी था। अ पेशेंट कैन नॉट अटर वर्ड्स ड्यू टू डैमेज ऑफ, एक पेशेंट है वो अल्फाज नहीं कह पा रहा, तो ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है जिसमें ठीक से बंदा अल्फाज नहीं कह पा रहा होता, कि जैसे ब्रोकाज एरिया डैमेज होता है जिसको मोटर एरिया कह रहे थे, मोटर एफेसिया। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व बोथ सप्लाई किसको सप्लाई करते हैं, मोटर सप्लाईज टू मसल्स है। अब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों क्या करते हैं, मोटर सप्लाई करते हैं मसल्स को, मसल्स की फिर कंट्रक्शन करवाते हैं। अच्छा, फिर है रिगार्डिंग स्पाइनल कार्ड लीजन एट C7 फॉलोइंग विल हैपन है। तो ये इसका आंसर है सी, कंट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो लेवल ऑफ लीजन। मतलब C7 के ऊपर स्पाइनल कार्ड में अगर लीजन है तो फिर क्या होगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन उससे बिलो होगा, बिलो द लेवल ऑफ लीजन अपर मोटर न्यूरॉन साइंस। इस तरह अगर लिखा होता तो इसको करेक्ट करते हैं, लेकिन इसने सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन दिया हुआ, तो ये नहीं है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस एट द लेवल ऑफ लीजन होता तो ये भी हम टिक कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं है। तो कंट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो लेवल ऑफ लीजन, ये ऑप्शन बहुत करेक्ट है। ये मैंने बार बार आपको समझाया, पीछे भी एमसीक्यूज में दी, तो इसका आंसर यही है।
उनके पेन और टेम्परेचर को कौन कैरी कर रहा होता है, अपोजिट साइड का हमारे पास लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो जब लीजन होगा तो लीजन से नीचे वाले जितने भी, अब यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। ये है हमारे पास, ये डार्सल हार्म हो गए और ये वेंट्रल हार्म मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ राइट साइड से फाइबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर एंड हो गए, यहाँ से सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है, यहाँ से जा रहा है अपोजिट साइड पे, ये हो गया। अब अगर ये फॉर एग्जांपल ये वो कौन सा, ये क्या बोल रहा है, C7 का लेवल बोल रहा है, ये फॉर एग्जांपल C7 का लेवल है। अब यहाँ पर नीचे फॉर एग्जांपल ये क्या है, C8 वाला लेवल है, यहाँ पर भी बनाता हूँ। यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, यहाँ से ये अपोजिट साइड पे और यहाँ से ये जा रहा है ऊपर लेटरल स्पाइन। अब हमारे पास क्या है, ये C7 वाला एरिया डैमेज हो गया। जब ये वाला एरिया डैमेज हो गया तो ये वाले फाइबर जो C8 है, C9 है, नीचे थोड़े से ये वाले फाइबर जो ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाले भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे कट हो चुके हैं। जब ये कट हो चुके हैं तो लीजन से नीचे जितने भी हमारे पास पेन और टेम्परेचर वाले सेंसेशन होंगे वो ऊपर ब्रेन के पास नहीं जा पाएंगे, तो वो लॉस हो जाएंगे बिलो द लेवल। और कंट्रालैटरल साइड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूरा वो नहीं, वो कह रहे थे फॉर एग्जांपल ये वाला हाफ, लेफ़्ट वाला हाफ डैमेज हुआ है, लेफ़्ट वाला लेटरल स्पाइनोथैलेमिक C7 के लेवल पे डैमेज हुआ है। तो हमारे पास C7 के नीचे हमारे पास जितने भी लेटरल पेन और टेम्परेचर के सेंसेशन होंगे राइट साइड ऑफ द बॉडी की, है ना, राइट साइड ऑफ द बॉडी के सेंसेशन को लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कैरी कर रहा है ना, तो राइट साइड ऑफ द बॉडी के पेन और टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लीजन सारे लॉस हो जाएंगे। तो यही ठीक है, कंट्रालैटरल है ना, कंट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो लेवल ऑफ। प्रेग्नेंट लेडी या फीमेल हैज डायरेक्ट लेकिंग ग्रीन है, डाइट है लेकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पॉसिबल पैथोलॉजी या फीटस है एनेंसेफली। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल में क्या होता है, फोलिक एसिड होता है, और फोलिक एसिड की अगर डिफिशियंसी होगी तो इसकी वजह से एनेंसेफली होता है। एन का मतलब अब्सेंट, इंसेफली का मतलब ब्रेन, ब्रेन में अब्सेंट होता है या बहुत छोटा होता है। अगर छोटा होगा माइक्रोसेफली कहते हैं, अगर अब्सेंट होगा एनेंसेफली कहते हैं। तो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, और फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल में होता है। तो अगर पेशेंट वो नहीं ले रहा फीमेल, तो फिर क्या होगा, एनेंसेफली हो जाएगी। फिर आगे है विच ट्यूमर इन्वॉल्व्स एक्सटेंशन ऑफ टू नर्व शीथ है। कार्सिनोमा एक्सप्लियोमार्फिक एडिनोमा जो होता है वो नर्व शीथ के तरफ एक्सटेंड करता है, ये एक ट्यूमर है। पैरासिमेट्रिक सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय ब्रांचेज ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, ठीक है ना। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड को पैरासिमेट्रिक सप्लाई करता है। अच्छा, फिर आगे है फंक्शन ऑफ फोर्थ क्रेनियल नर्व ऑन आई मूवमेंट इज। फोर्थ क्रेनियल नर्व क्या है, सुपीरियर ओब्लिक को, तो इस वजह से सुपीरियर ओब्लिक क्या करता है, डिप्रेशन करता है, आई बाल को डाउनवर्ड मूव करवाता है। अब सुपीरियर ओब्लिक से आप ये ना समझ लेना कि सुपीरियर ओब्लिक इसका नाम है तो इसका मतलब वो ऊपर उठाता है आई बाल को, नहीं, वो आई बाल को क्या करेगा, नीचे उठाता है, नीचे डिप्रेस करता है, डिप्रेशन करता है। और दूसरा इंटार्जन करवा रहा था, अंदर की साइड रोटेट करवाता है। तो अगर वो डैमेज होगा तो क्या होगा, इन्फीरियर लेटरल। हाँ, अब फोर्थ क्रेनियल नर्व हमारे पास क्या है, डैमेज हुआ है, तो आई बाल के ऑन आई मूवमेंट इज, तो आई की मूवमेंट क्या होगा, नीचे की तरफ नहीं हो सके, नीचे की तरफ होगी और लेटरली होगी। अच्छा, ये इन्होंने थोड़ी सी लेटरल इस वजह से मैंने कहा कि सुपीरियर ओब्लिक क्या है, इंटार्जन करवा रहा होता है, मीडियल रोटेशन करवा रहा होता है, थोड़ा सा आई बाल को उसने मीडियली या स्ट्रेट रखा होता है। जब वो डैमेज हो गया तो आई बाल थोड़ा लेटरल जाएगा, क्योंकि अब एब्डिसेंट नर्व थोड़ा ओवर डोमिनेट हो गया। और इन्फीरियर क्यों हो रहा है, इन्फीरियर ओब्लिक की वजह से हो रहा है। इन्फीरियर हमारे पास इन्फीरियर ओब्लिक की वजह से नहीं, इन्फीरियर रेक्टस की वजह से हो रहा है, जो कि अक्लोमोटर नर्व है। तो जब आई बाल हमारे पास थोड़ा नीचे की तरफ और लेटरली मूव किया हुआ है तो इसका मतलब फोर्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हुआ है, ये आपने याद रखना है। अ न्यू बॉर्न इज ब्रॉट विद लंबोसेक्रल स्वेलिंग है, कॉन्टेनिंग मेनिंजेस है, विदाउट न्यूरल टिश्यू है। एक न्यू बॉर्न है, उसको लाया गया है, उसमें लंबोसेक्रल स्वेलिंग है, लंबर एरिया में, सेक्रल एरिया में, उसमें सिर्फ मेनिंजेस हैं लेकिन न्यूरल टिश्यू नहीं है। तो मेनिंजेस जब सिर्फ होते हैं उसको कहते हैं मेनिंजियोसील। वैसे इन कंडीशंस को सबको क्या कहते हैं, जब देखें ब्रेन अगर नहीं होगा तो उसको हम कह रहे थे एनेंसेफली। और वो क्यों हो रहा था, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से। लेकिन फोलिक एसिड की डिफिशियंसी क्या करता है, एंटीरियर न्यूरोपोर जो होता है ना, न्यूरल ट्यूब बनता है, उसका एक एंटीरियर होल होता है, एक पोस्टीरियर होल होता है, थर्ड वीक में बनता है। अब इसको कहते हैं एंटीरियर न्यूरोपोर और इसको कहते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोर। अब एंटीरियर न्यूरोपोर हमारे पास क्लोज होना होता है, अगर फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है तो वो क्लोज नहीं हो पाएगा। जब वो क्लोज नहीं होगा तो ब्रेन डेवलप नहीं करेगा, उसको कहते हैं एनेंसेफली। लेकिन अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर अगर क्लोज नहीं होगा तो उसको फिर हम नाम देते हैं स्पाइना बाइफिडा।
अब वो डिपेंड करता है कि पोस्टीरियर न्यूरोपोर कम्प्लीटली क्लोज नहीं, बिल्कुल क्लोज नहीं हुआ है या पार्शली क्लोज नहीं हुआ है। अगर पार्शली क्लोज हुआ है लेकिन कंप्लीट क्लोज नहीं हुआ तो उसमें हमारे पास थोड़ा डैमेज होगा। अगर पूरा का पूरा ओपन रह गया तो उसमें सीवियर फॉर्म ऑफ स्पाइना बाइफिटा होगा। तो इसको कहते हैं स्पाइना बाइफिटा। अब स्पाइना बाइफिटा के 4 टाइप्स हैं। एक वो होता है जिसमें सिर्फ वर्टिब्री नहीं बनता, बाकी वर्टिब्री के नीचे सारे मेनिंजेस जो हो गया या उसके अंदर फिर न्यूरल टिश्यू वो सारे छुपे हुए हैं, उधरी हैं, स्किन ने कवर किया हुआ है, वर्टिब्री की जगह सिर्फ स्किन है। तो उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिटा एकल्टा। एकल्टा का मतलब छुपा हुआ, मतलब जो स्पाइनल कार्ड है छुपा हुआ है, न्यूरल टिश्यू और मेनिंजेस छुपे हुए हैं। जो दूसरा है जिसमें स्पाइनल कार्ड जिसमें स्किन के साथ क्या है, जो वर्टिब्रल बॉडी भी एब्सेंट होता है, साथ में जो न्यूरल टिश्यू होता है वो भी थोड़ा स्वेल किया होता है, बाहर निकला हुआ होता है। स्किन ने तो उसको थोड़ा कवर किया होता है लेकिन वो बाहर स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट होता है। तो जब मेनिंजेस बाहर आया होता है उसको कहते हैं मेनिंजेस, स्पाइना बाइफिटा विद मेनिंजियोसील। और कभी कभार मेनिंजेस के साथ साथ न्यूरल टिश्यू, स्पाइनल कार्ड का जो न्यूरल टिश्यू है वो भी बाहर आया होता है, फिर उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिटा विद मेनिंजियोमाइलोसील। मेनिंजियो मीन्स मेनिंजेस, माइलो का मतलब स्पाइनल कार्ड, या स्पाइनल कार्ड को माइलो कहते हैं ना, तो माइलोसील है। और एक हमारे पास सवियर मेनिंजियोमाइलोसील होगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्पाइन सिर्फ मेनिंजेस अगर आए हुए हैं तो उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिटा विद मेनिंजियोसील्स। कहाँ पे स्पाइना बाइफिटा इकल्टा है। अच्छा, टफ्ट ऑफ हेयर एट L5, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। अच्छा ये कह रहा है कहाँ पे है, कहाँ पे, ये वाला हम पढ़ रहे थे ना। तो ये है स्पाइना बाइफिटा विद मेनिंजियोसील, क्योंकि एक देखें स्वेलिंग है और उसमें मेनिंजेस है लेकिन न्यूरल टिश्यू नहीं है, सिर्फ मेनिंजेस है तो मेनिंजियोसील है। फिर है 85 ईयर मेल पेशेंट है, लोअर बैक एक है, डॉक्टर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नोटिस एंड आउट ग्रोथ। अब आउट ग्रोथ भी है विद टफ्ट ऑफ हेयर्स, और हेयर्स भी हैं, वहाँ पर हेयर्स होते हैं ना, L5। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। तो स्पाइना बाइफिटा एकल्टा। अब आउट ग्रोन, थोड़ा सा आउट ग्रोन अगर होगा तो अकल्टा में भी होता है। अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, मेनिंजेस बाहर निकले होंगे तो मेनिंजियोसील होगा। अगर मेनिंजेस के साथ साथ न्यूरल टिश्यू बाहर निकला हुआ है तो मेनिंजियोमाइलोसील होगा। पर्सन विद पिट्यूटरी एडिनोमा हैविंग बायटेम्पोरल हेटेरोडाइमस हेमिनोप्सिया। तो लीजन कहाँ पे, ये बार बार हमने पढ़ा हुआ है, सेंट्रल ऑप्टिक कियाज्मा या मिडल ऑप्टिक कियाज्मा, तो वहाँ पर होता है। तो लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।